अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। हल्दी के अधिक उपज देने वाले प्रजातियों और वैज्ञानिक बुआई तकनीक। पॉली हाउस में खीरे की खेती कर रहे एक सफल किसान से मुलाकात। दुधारू पशुओं में गलघोटू की समस्या और इसका निदान। प्रदेश के जो किसान भाई हल्दी की बुआई करना चाहते हैं, उनके लिए बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। इसलिए किसान इसकी अधिक उपज लेने वाली प्रजातियों का चयन कर किस तरह करें बुआई, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया डॉक्टर वीपी पांडेय से। हल्दी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और उसके लिए जो बुआई का उपयुक्त समय है, ये बहुत ही अपना महत्व रखता है। अगर किसी भी फसल को हम समय से बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से उसका उत्पादन हमें ठीक प्रकार से मिलता है। तो इसके लिए जो बुआई का समय है वो मई और जून का महीना है। अब सबसे पहला विषय यह है कि हम उसके लिए कैसी भूमि तय करें। तो हल्दी की खेती के लिए सबसे जो अच्छी भूमि होती है वो ऊंचास भूमि होती है, या जीवांश युक्त भूमि होती है, या बलुई दोमट भूमि होती है। और ऐसी भूमि जहाँ पर पानी ना लगता हो या उत्तम जल निकास की व्यवस्था हो, ऐसी ही भूमि का चयन हम हल्दी की खेती के लिए करते हैं। यहीं पर चर्चा करना आवश्यक होगा कि जो पुराना बाग है, जहाँ पर वातन होता हो, वायु का संचार होता हो, ऐसे बागों में भी हम हल्दी की खेती अतिरिक्त आमदनी के रूप में कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता भर के लिए जो हमारे आसपास घर है और घर की जो छाया है, छाया में भी चूँकि हमने चर्चा की है कि हल्दी की फसल हम ले सकते हैं, वहाँ पर अपने वर्ष भर की आवश्यकता भर के लिए हल्दी की खेती अपने घर के आसपास भी कर सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए आवश्यक है 1 से 2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके कुछ दिनों के लिए खेत को खुला छोड़ देते हैं। इससे मिट्टी को काफ़ी लाभ होता है, उर्वरा शक्ति बढ़ती है, कीड़े मकोड़े भी कम लगते हैं या ना के बराबर लगते हैं। इस प्रकार छोड़ देते हैं। ठीक इसी समय 25 से 30 टन गोबर या कंपोस्ट की सड़ी हुई खाद ठीक प्रकार से डाल करके और पूरे खेत में मिला देते हैं। खेत की गहरी जुताई के 20 से 25 दिन बाद खेत में नमी नहीं रहती है, इसलिए हल्दी की बुआई के लिए खेत तैयार करने से पहले खेत में पलेवा कर दें। इसके बाद उचित नमी आने पर हल्दी की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके प्रत्येक जुताई के पश्चात पाटा चला देते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी और समतल हो जाती। कंदों के विकास के लिए या फसल से अच्छी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम उर्वरक प्रयोग भी ठीक प्रकार से करें। तो इसके लिए नाइट्रोजन 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से, फास्फोरस और पोटास 80-80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से देते हैं। अब इसके देने की जो विधा है, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम खेत की तैयारी के समय या बुआई के ठीक समय डालते हैं।
इसके लिए आवश्यक है कि नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा कई उन्नतशील प्रजातियों का विकास किया गया है। उसमें नरेंद्र हल्दी एक, जिसका पूरे देश में उत्पादन और उत्पादकता में अपना स्थान है और लगभग सभी प्रकार के मिट्टी और जलवायु में उसकी खेती देश में हो रही है। तो नरेंद्र हल्दी एक हम लगा सकते हैं। नरेंद्र हल्दी दो, जो जिसके कंद आकर्षक हैं और ये विश्वविद्यालय द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए विकसित की गई है। इसका भी बीज आप यहाँ से प्राप्त करके लगा सकते हैं। इसी प्रकार नरेंद्र हल्दी 3, ये भी पूरे देश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा संस्तुत की गई है। ऐसे 3 प्रजातियाँ यहाँ से विकसित हैं। और चौथी जो आज पूरे देश में जो परीक्षण चल रहा है NDH 98, वो भी हम ले करके और लगा करके अच्छी आय उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। और राजेंद्र सोनिया भी उत्तर प्रदेश में एक अच्छा उत्पादन दे रही है और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पंत पीताब, वहाँ से भी प्राप्त करके हमारे किसान भाई हल्दी की खेती कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए 18 से 20 कुंटल कंदों की जरूरत पड़ती है, जिसे प्राप्त करने के लिए जिले के कृषि विभाग से संपर्क करें। इसके अलावा बहुत से किसान बीज के लिए हल्दी के कंदों का स्टोर भी करते हैं, अतः ऐसे किसानों से भी बीज के लिए हल्दी के कंद प्राप्त कर सकते हैं। कंद आप जहां से भी प्राप्त करें, खड़ी फसल को बीमारियों से बचाने के लिए कंदों का उपचार जरूर करें। कंद कैसा हो ये ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसे कंदों का चयन करते हैं जो 2 से 3 सुविकसित आंखें हों। ऐसे कंदों को चयनोपरांत हम उनका बीज शोधन करते हैं। शोधन के लिए मैंकोजेब 2 से ढाई ग्राम दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके और चयनित कंदों को उसमें डाल करके फिर सुखा लेते हैं। यहाँ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि अपने गांव में घर में देसी गाय है तो उसका गोबर लेकर के उसकी सैलरी बना करके भी हम इन कंदों को शोधन कर सकते हैं और शोधन करने के पश्चात ही बुआई करें। फिर 30 × 20 सेंटीमीटर यानी पंक्त से पंक्त की दूरी 30 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी 20 सेंटीमीटर रख करके इसकी बुआई मई और जून के महीने में कर देते हैं। किसान भाइयों, 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए लगभग 20 कुंटल बीज लगता है, जिस पर काफी खर्च आता है। इस खर्च को कम करने के लिए आप कंद के छोटे छोटे टुकड़े करके और प्रो ट्रे में बुआई करें। यदि कंद के 3 टुकड़े करेंगे तो 1 हेक्टेयर के लिए 7 कुंटल कंद की जरूरत होगी। यदि 6 टुकड़े करेंगे तो 3.5 कुंटल कंद की जरूरत होगी। इस प्रकार प्रो ट्रे में टुकड़ों की बुआई करेंगे तो पौधे 30 से 35 दिन में खेत में रोपाई के लिए तैयार हो जाएंगे। ये फसल जैसा कि 7 से 9 महीने की फसल है, तो हमें ऐसे ही प्रजातियों का चयन करना चाहिए कि मुझे अगले बार कौन सी फसल लगानी है। अगर कोई फसल हमको उसी खेत में लगानी है तो अगेती प्रजातियों का ही चयन करना चाहिए। नत्रजन का जो शेष भाग है उसे 2 बराबर भागों में बांटकर हम देते हैं। जब फसल 35 से 45 दिन के मध्य की हो जाती है तो आप देखते हैं उसमें अवांछित रूप से खरपतवार उगाते हैं, उनको निकाल करके और निराई गुड़ाई करते हुए हल्की नमी की उपस्थिति में शेष नत्रजन का प्रथम भाग टॉप ड्रेसिंग के रूप में हल्दी की फसल में डाल देते हैं और नत्रजन का दूसरा भाग जो है जब फसल 70 से 90 दिन की हो जाती है तो यही क्रिया करे, यानी निराई गुड़ाई करके अवांछित खरपतवार को निकाल करके हल्की नमी की उपस्थिति में नत्रजन को दे देते हैं। यहाँ आवश्यक एक बात और है कि पौधे बड़े हो जाते हैं तो पौधों के आसपास हम मिट्टी को चढ़ा देते हैं। कंदों के विकास में सिंचाई का भी विशेष योगदान है। एक तो बुआई के समय खेत में नमी रहनी चाहिए और हल्की 5 से 6 सिंचाई करके हम हल्दी की फसल को ले सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
पॉली हाउस में खीरे की खेती करने से विपरीत मौसम में अधिक पैदावार और अच्छी आय मिलती है और इसकी खेती से मिलने वाले लाभ को देखते हुए प्रदेश के जो किसान भाई पॉली हाउस में खीरे की खेती करते हैं वो अधिक लाभ भी ले रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको राजस्थान के गांव नंदोली जिला राजसमंद के प्रगतिशील किसान मिठा लाल से मिलवा रहे हैं, जो कि पॉली हाउस में खीरे का खेती करके अच्छी आय भी ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुभवों को। हमने पहले जो पारंपरिक रूप से खेती करते थे, जिसमें गेहूँ, मक्की, ज्वार, बाजरा बोते थे, इसमें ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती थी। और फिर बाद में हमने सरकारी विभाग से पता किया तो ग्रीन हाउस के बारे में कुछ लोगों ने हमें साहब लोगों को बताया कि लगाया। फिर हमने 7,10,000 की सब्सिडी गवर्नमेंट द्वारा वहन की गई और बाकी हमने 2,35,620 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट किए। 7/2015 को हमारे यहाँ स्टेशन खड़ा हो गया। 3,000 सीड्स लगाए, इसमें करीब 45 सेंटीमीटर के प्रत्येक पौधे की दूरी रखी और 18 बेड हमने कुल पॉली हाउस में बनाए हुए हैं, 8 वर्ग मीटर का। और बेड की साइज़ करीब 1 फीट रखी ऊंचाई और लंबाई 2.5 फीट के आसपास चौड़ाई रखी। किसान भाइयों, इनको पॉली हाउस लगाने के लिए सरकार द्वारा 75% अनुदान दिया गया, यानी कि इन्हें 1000 वर्ग मीटर के लिए 7,10,000 रुपए अनुदान के रूप में मिले तथा 2,35,620 रुपए इनकी लागत लगी। अब आइए बात करते हैं कि इन्हें इस 1000 वर्ग मीटर पॉली हाउस में खीरा की फसल से कितनी आय प्राप्त हुई। इन्हें कुल उत्पादन लगभग 143 क्विंटल मिला, जिसको बाजार में औसतन 19 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा गया। इस प्रकार इनकी कुल आय रही 2,71,700 रुपए। अब आइए बात करते हैं इस उत्पादन को लेने में कितना खर्च आया। खेत की तैयारी एवं मेड़ बनाने के लिए 5,200 रुपए, बीज पर खर्च 18,300 रुपए, वर्मी कंपोस्ट एवं उर्वरकों पर खर्च 25,000 रुपए, सिंचाई पर खर्च 2,500 रुपए, खरपतवार नियंत्रण पर कुल खर्च 5,000 रुपए, कीटनाशक दवाओं पर खर्च 1,500 रुपए, तोड़ाई पर खर्च 9,000 रुपए, परिवहन खर्च 10,000 रुपए। इस प्रकार से कुल खर्च आया 76,500 रुपए। यदि उनकी स्वयं की मजदूरी 20,000 रुपए को भी जोड़ दिया जाए तो कुल खर्च होता है 96,500 रुपए। इनकी कुल आय 2,71,700 रुपए में से भी 96,500 रुपए कुल खर्चा निकाल दें तो भी 1,75,200 शुद्ध लाभ के रूप में रुपए मिले। किसान भाइयों, इन्होंने इतनी अच्छी आय लेने के लिए खीरा की फसल से खरपतवारों को समय समय पर निकलवाते रहे और इन्होंने सर्दियों में तो प्रतिदिन 1 बार तथा गर्मियों में 3 बार सिंचाई लगाई। साथ ही ड्रिप के माध्यम से घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग किया, जिससे खीरा की फसल की अच्छी बढ़वार हुई। जैसे जैसे पौधों की बढ़वार होती गई, वे इन पौधों को बांधकर ऊपर चढ़ाते गए। देखो फिर ये बड़े हो जाते, फिर क्लिप लगाते, प्लास्टिक का क्लिप है सर, ये पत्ते पीले हैं तो पड़ गए, इसको हम काटना पड़ता है, हम काट देते हैं। जैसे ये काट रखे हैं, कटिंग कर देते हैं। इससे क्या है, एक तो ये पीलापन जो है और सूखा हुआ रोग नहीं आता है, रोग नहीं आता है। और इनको खाना बनाने में ऊपर हरे पत्ते हैं, ये खाना बनाने काम कर लेते हैं। इनके खीरे की फसल में कीट एवं रोगों का प्रकोप भी देखा गया, तो इन्होंने रोगों के नियंत्रण के लिए 2 ग्राम मैंकोजेब का छिड़काव किया तथा रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए एमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव किया। इन्होंने कीटनाशक दवाओं का उपयोग बहुत कम मात्रा में ही किया। स्वयं ही नीम आधारित जैविक कीटनाशक बनाकर खीरा की फसल में छिड़काव किया। जैविक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने से कीटों का नियंत्रण तो आसानी से हो ही गया, साथ ही इनके प्रयोग करने से खर्च भी कम आया। तो किसान भाइयों, इस किसान की तरह खीरा की खेती करके आप भी अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश
प्रदेश के बहुत से छोटे व मझोले किसान दुधारू पशुओं का पालन करके अच्छा लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी इनके दुधारू पशुओं में कुछ घातक बीमारियां देखने में आती है और इन्हीं घातक बीमारियों में से एक है गलघोटू। इस बीमारी द्वारा ग्रसित पशुओं का समय से इलाज कराना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि समय से इलाज न करवाने पर इससे ग्रसित पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। तो पशुपालक भाई इस बीमारी को पहचान कर इसका निवारण कैसे करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर के डॉक्टर प्रमोद शर्मा। आज आपको गलघोटू रोग जो कि एक बहुत ही घातक रोग है, जानवरों में बहुत अधिक मृत्यु दर पाई जाती है, इसके बारे में बताऊंगा। गलघोटू या जिसको अंग्रेजी में हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया कहते हैं, यह एक जीवाणु के द्वारा पास्चुरेला मल्टोसिडा जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। यह रोग मुख्य रूप से गाय और भैंसों में पाया जाता है। ऐसे गाय या भैंस जो कि कमजोर हो जाते हैं उसमें पाया जाता है। यह मुख्य रूप से 6 माह से लेकर 2 साल तक के बछड़ों में मुख्य रूप से पाया जाता है और ऐसे जानवरों में पाया जाता है जो कि कमजोर हो जाते हैं या अत्यधिक तनाव में रहते हैं और जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ऐसे जानवरों में यह गलघोटू रोग अधिक फैलता है। गलघोटू रोग एक जानवर से दूसरे जानवर के संपर्क होने पर फैलता है, संक्रमित चारे का उपयोग करने से फैलता है या संक्रमित पानी के उपयोग से मल मूत्र के द्वारा भी फैल सकता है। पशुपालक भाइयों, गाय और भैंसों में होने वाले गलघोटू रोग के पहचान के लक्षण कौन कौन से होते हैं, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। गलघोटू से ग्रसित जो जानवर रहता है उसके शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, उसको बुखार आता है, कपकपी भी आती है, हाँफने लगता है, उसके नाक में से पानी निकलता है, आंख में से पानी निकलता है, लार भी अधिक निकलती है और जानवर जमीन पर लेट जाता है और आंखें उसकी लाल हो जाती हैं और उसमें से पानी निकलता है। प्रारंभिक अवस्था में उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है, उसके बाद गला सूज जाता है और सबसे आखिरी स्टेज में अधिक सूजन के कारण चूंकि उसकी श्वास नली दब जाती है तो घर घर की आवाज़ आती है और सांस लेने में उसको तकलीफ होती है। जानवर मुंह ऊपर करके सांस लेने की कोशिश करता है जैसे कि उसका गला किसी ने घोंट दिया और आखिरी स्टेज में, अंतिम स्टेज में उसकी मृत्यु तक हो जाती है। किसान भाइयों, गलघोटू रोग आपकी गाय और भैंसों में ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है तथा ये रोग रोगी पशु से स्वस्थ पशुओं में नहीं फैले, इसके लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। प्रश्न होता है कि इससे बचा कैसे जाए। चूंकि यह रोग बहुत घातक है, इसमें मृत्यु दर अधिक से अधिक 98-100% तक मृत्यु पाई जाती है, इसलिए सबसे अधिक हमारा जोर इस बात पर होना चाहिए कि यह बीमारी हमारे फार्म में आए ही ना। इससे बचाव हेतु इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जानवर तनाव में ना रहें और कमजोर ना रहें। चूंकि यह बीमारी बछड़ों में अधिक फैलती है, 6 माह से लेकर 2 साल तक के बछड़ों में रहती है, इसलिए उनका अधिक से अधिक ख्याल रखना चाहिए और उनको कमजोर होने से बचाना चाहिए। शेड के अंदर कभी भी अधिक संख्या में जानवर एक साथ नहीं बांधना चाहिए और शेड के अंदर अमोनिया गैस नहीं बनना चाहिए, जिससे कि जानवर तनाव में आ जाते हैं। सफोकेशन या घुटन टाइप की नहीं होना चाहिए। इससे बचाव हेतु हमें इसका टीकाकरण अवश्य करना चाहिए। चूंकि यह बीमारी बरसात के दिनों में ही फैलती है, इसलिए बरसात शुरू होने से पहले मई माह के आखिरी सप्ताह में या जून माह के प्रथम सप्ताह में इसका टीकाकरण 100% जानवरों में हो जाना चाहिए। एक भी जानवर हमारे किसी भी गांव का या सेठ का नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि जिस जानवर में टीकाकरण नहीं हुआ है और उस जानवर में बीमारी आती है तो वह बीमारी दूसरे जानवरों में भी फैल सकती है। गाय तथा भैंसों में गलघोटू रोग आ जाने पर रोगी पशु का प्राथमिक उपचार आप किस तरह से करें जिससे कि आपका पशु इस रोग से निजात पा सके, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। चूंकि इस बीमारी में अगर उपचार न मिले तो 15 से 20 घंटे के अंदर जानवर की मृत्यु निश्चित है। गलघोटू के लक्षण समझ में आते ही तुरंत उसका उपचार शुरू कर देना चाहिए। जानवर को झुंड में से अलग करके किसी खुली जगह में बांधना चाहिए और उसको साफ जगह में बांधना चाहिए, उसको उपचार शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा पास में आपके जो नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र या विशेषज्ञ पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके अधिक से अधिक जितनी जल्दी हो सके 2 से 3 घंटे के अंदर उसका उपचार शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि आपका पशु बच सके और उसके सही उपचार हो सके। तो गलघोटू जो कि एक बहुत ही घातक और अधिक मृत्यु दर वाली बीमारी है, इससे जानवरों को बचा सकें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चंदनखेड़ी, जिला भोपाल के कृषक प्रकाश ठाकुर ने। यह सेमिया लता की स्वस्थ नर्सरी तैयार करने की विधि पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो प्रकाश ठाकुर जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। हमको इसका बागान लगाना है। बागान जैसे हम और भी पेड़ पौधों का खेत में बागान लगाते हैं, उसी प्रकार से इसका बागान लगाना है। बागान लगाने के लिए सर्वप्रथम हम लोग इसकी पौधशाला में पौध तैयार करते हैं। पौध तैयार करने का जो सबसे उपयुक्त समय है वह है अप्रैल मई का महीना। हम लगभग 1 फीट ऊंचाई की काले रंग की पॉलीथीन की थैलियों में उसका मिश्रण बना लेते हैं। बराबर बराबर भाग में, एक भाग बालू, एक भाग मिट्टी और एक भाग कोई भी सड़ा हुआ गोबर की खाद हो या अपने आप खेत में कोई सड़ा हुआ कंपोस्ट तैयार करते हैं उसको लेके तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिला करके पॉलीथीन की थैलियों में भर के और उस कम से भरने के बाद उसमें नीचे छेद अवश्य कर दें। नीचे साइड में 2-4 छेद कर दें जिससे कि जो अतिरिक्त पानी हो निकल सके। मिश्रण भरने के बाद हर पॉलीथीन में 1 इंच गहरा 2-2 बीज डालते हैं और उसके बाद बहुत ही हल्का हल्का पाइप के फवारे से या हजारे से हल्का पानी देते हैं। और पानी इतना देना चाहिए कि पानी बहुत ज़्यादा ना हो और पानी हमको प्रतिदिन देना है और लगभग 10 दिन के आसपास हमारा जमा होने लगता है। खेत में लगाने के लिए कम से कम 2 महीने की जो हमारी पौध की आयु है वह उपयुक्त होती है। अगर 2 महीने से कम आयु का पौधा खेत में लगाएंगे तो उसके मरने की संभावना ज़्यादा होती है। तो कम से कम 2 महीने की आयु पौधे की होनी चाहिए। अगर आयु उससे अधिक हो जाए तो कोई उससे नुकसान नहीं है, लेकिन आयु कम नहीं होनी चाहिए। तो जो मुख्य चीज़ें थी कि हमको पौध तैयार करना है। पौध तैयार करने में जैसे जमाव के बाद हमको ध्यान रखना है यदि कोई रोग आ रहा है तो उसमें तो एक बहुत ही सुगमता से उपलब्ध एक फफूंदी नाशक है कार्बेंडाजिम। तो कार्बेंडाजिम का 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मात्रा का अच्छे प्रकार से घोल बना करके हम जब पौध की अवस्था कम से कम 6-7 पत्तियां की अवस्था हो जाए तो उस पर हम छिड़काव कर देते हैं यदि किसी फफूंदीजनक रोग के लक्षण नजर आते हैं तो। इस प्रकार से 2 महीने की पौध जिसकी की ऊंचाई लगभग 1 फीट से लेकर के 1.5 फीट हो जाती है उपयुक्त होती है आपको मुख्य खेत में लगाने के लिए। अब जो हम बागान लगाएंगे खेत में उसकी बात करें, एक बार सेमिया लता का पौधा लगा करके हम उस पर 10 साल, 12 साल, 15 साल तक ला की खेती कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है उसको सही तरीके से पौधे को लगाएं। इस क्रम में सही तरीके से लगाने के लिए कम से कम हम 30 से 45 दिन पूर्व उसके लिए खेत में चिन्हित कर लें जहाँ जहाँ हमको पौधा लगाना है, किस विधि से पौधा लगाना है। जैसे पौधा लगाने की विधि की बात हम लोग करें तो उसको हम 2 प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो एकल पंक्ति यानी कि सिंगल लाइन मेथड, जिसमें कि पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1 मीटर। दूसरी है कि दोहरी पंक्ति विधि, डबल रो मेथड, जिसमें कि जो 2 दोहरी पंक्ति होती है उसके बीच में दूरी आधा मीटर होती है और 2 दोहरी पंक्तियों के बीच में दूरी 2 मीटर होती है और पौधे से पौधे की दूरी आधा मीटर होती है। तो जो छोटे किसान हमारे हैं जो जैसे 500-1000 पौधा लगाना चाहते हैं उनके लिए एकल पंक्ति उपयुक्त है। लेकिन जो किसान भाई हमारे बड़े स्तर पे ला की खेती करना चाहते हैं 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर, उनके लिए दोहरी पंक्ति विधि उपयुक्त होती है। तो जिस विधि से भी लगाना है उसके लिए खेत में चिन्हित करके कम से कम 30 से 45 दिन पहले पौधा लगाने से पहले हम गड्ढा बना लेते हैं और जो गड्ढे का आकार है उसको 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा रखते हैं। गड्ढा खोद करके 10 दिन 15 दिन के लिए उसको छोड़ देते हैं और 10 दिन 15 दिन के बाद हम उसमें प्रति गड्ढे, हर एक गड्ढे में कम से कम 2 किलो कार्बनिक खाद, गोबर की खाद हो उपयुक्त हो। लेकिन गोबर की खाद अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो ये हमेशा ध्यान रखें कि वह सड़ा हुआ हो, कच्चा ना हो। तो प्रति गड्ढे के दर से कम 2 किलो सड़ा हुआ गोबर की खाद हो या कंपोस्ट की खाद हो, जो भी अगर आपके पास उपलब्ध हो, या केचुए वाली खाद हो। तो उस मिट्टी में जो मिट्टी हम गड्ढे का बाहर निकालें उस मिट्टी में मिक्स करके गड्ढे को भर देते हैं और गड्ढा भरने के बाद उसको छोड़ देते हैं। इसमें हमारा जो मानसून प्रारंभ होता है और जब बारिश है सुनिश्चित कर लें कि हाँ बारिश होने लगी है तो उस समय हमारी पौध भी लगभग तैयार
हो गई होती है, जिसकी ऊंचाई जैसे मैं बताया कि 1 से लेकर 1.5 फीट की ऊंचाई उसकी हो चुकी होती है, उस समय पॉलीथीन को फाड़ करके, यानी पॉलीथीन को निकाल करके, पॉलीथीन के साथ नहीं लगाना है, पॉलीथीन को फाड़ करके और जहां हम गड्ढा बनाए हैं जितनी पॉलीथीन में मिट्टी है उतनी मिट्टी गड्ढे से हटा करके पूरी मिट्टी जो पॉलीथीन वाली है उसको मिट्टी रख करके हल्का दबा देते हैं। यदि बारिश नहीं हो रही है या बारिश बहुत लंबे समय तक गैप हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, तो हमको पानी देना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार से पौधा लगाने के बाद और 1 वर्ष के उपरांत, यानी कि अगले वर्ष, इस वर्ष जुलाई में पौधा लगाएंगे, अगले वर्ष जुलाई से हम इस पे ला की खेती प्रारंभ कर सकते हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिंगोली, जिला भिंड के कृषक आलोक परमार ने। यह बकरी की बर्बरी नस्ल के पालन के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो आलोक परमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, हमारे देश में जो 24 विकसित नस्लें हैं उसमें से जो मध्यम आकार की एक बकरी है बर्बरी, जो आप हमारे आगे पीछे देख सकते हैं, जो द्विकाजी कही जाती है और जो कि दूध के लिए और मांस के लिए उपयुक्त मानी जाती है और इनकी जनन क्षमता बहुत है। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी नस्ल है कि 70 से 75-80% प्रतिशत मादा बकरियां साल में या 12 महीने से 14 महीने के बीच में 2 बार ब्यात करती हैं। दूध देने की बात यह है कि इसका जो है दुग्ध काल है लगभग 130 से लेकर 140 दिन है और ये 90 से 110 लीटर दूध दे देती हैं। तो लगभग 800 से 900 मिलीलीटर दूध जो है प्रतिदिन इलेक्ट्रिशियन में दे देती हैं ये। इसलिए इनके प्रबंधन पे थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस नस्ल की बकरी जो है साल भर में कोई न कोई उत्पादन में जो है लगी रहती है। या तो ये गाभिन होगी, बच्चे साथ होंगे, दूध देती होगी, तीनों होंगे या कोई 2 होंगे एक साथ में। तो इसलिए इनकी बकरियों के स्वास्थ्य प्रबंधन पे और बकरियों के खान पान पे विशेष ध्यान भी देना चाहिए, जिससे कि बकरियां जो है उत्पादकता की वजह से कमज़ोर ना हो। तो उत्पादकता जो राशन कहा जाता है दूध के लिए, प्रजनन के लिए, उस पे आप ध्यान रखें। ये जो है करीब 9 से 12 महीने में वयस्क हो जाती हैं। तो इनका जो अगर आप बेचना चाहते हैं मांस के लिए, तो सबसे उपयुक्त नर मेमनों का तो समय होगा कि लगभग 9 महीने के आसपास इनको बेचें बाज़ार में, तभी आपको एक अच्छा भाव मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी आमदनी मिलेगी। वैसे तो ये बकरियां पूरे देश में इसकी अपने देखिए ना कितना सुंदर हैं, तो सुंदरता की वजह से, अपने चमक की वजह से, अपने बाह्य रूप की वजह से बहुत ही इनको जो है किसान बहुत ही रुचि से पालते हैं, बड़ा इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। तो लेकिन ये है कि ये शुष्क क्षेत्र वाली बकरी है, तो अगर आप इसको पालना चाहते हैं तो जो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं भारत में, वहाँ पालेंगे तो ये आपको निश्चित लाभ दे देगी। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सिंचित कपास की अधिक उपज देने वाली प्रजातियां और उन्नत बुआई तकनीक, अमरूद के नए फल बागों में किए जाने वाले आवश्यक प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर भी सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे तक के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।